हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 28 अप्रैल 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से क्रम के सेना प्रमुख बने? थर्ड। कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और जिसकी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वग्न विकास। नासा के द्वारा विकसित किया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से दूर कौन से पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा? L2 पॉइंट पे। भारत को किसके द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम 2026 के लिए चुना गया है? फीफा को। ये चुना गया है फीफा के द्वारा। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड किताब जो है MM नरवणे के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है अशोक कुमार लाहिरी को नियुक्त किया गया है। भारत के किस नगर निगम ने UNIDO का जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन जेम पुरस्कार जीता गया है? तो ये गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिला को केंद्र सरकार की सेफ सिटी परियोजना में शामिल किया गया है? धार को। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, जिसकी थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए जो है किस नंबर को राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के रूप में जारी किया है? 1855 को। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, WHO द्वारा पहली बार नवजात बच्चों और शिशु के लिए मलेरिया की पहली दवा को मंजूरी दी गई है, उसका नाम क्या है? तो आर्टेमेटर लुमेनफेंट्रिन है, जिसको ये मंजूरी दी गई है। तो WHO जो है खास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, उनके लिए आर्टेमेटर ल्यूमफेंट्रिन को मंजूरी दी गई है, और इस दवा को कोट्रिम बेबी के नाम से भी ये जाना जाता है। इस दवा का जो विकास जो है स्विस दवा कंपनी नोवाट्रिस कर रही है, और जो है ये बच्चों के लिए पहली मलेरिया की वैक्सीन दवाई है। ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो WHO के द्वारा 3x35 पहल शुरू किया गया था। सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में बचने के लिए देश भर में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को HPV वैक्सीन लगाई गई थी, जिसकी शुरुआत जो है अजमेर राजस्थान से की गई थी। और इसके अलावा भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा TD वैक्सीन जो है ये स्वदेशी वैक्सीन शुरू की गई थी, टेटनस और एडल्ट डायप्थीरिया जो है उनके लिए। भारत के द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 2029 रखा गया है। रेबीज मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 रखा गया है, और HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। हाल ही में भारत में LSD लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक विकसित किया गया था। महाराष्ट्र के द्वारा देश को समर्पित पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत यहाँ से की गई थी। WHO के द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी को मंजूरी दी गई थी। जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई थी। अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, उसके द्वारा जो है उसको जो है WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था। इसके अलावा जिम्बाब्वे के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेकनापाविर को पेश किया गया था। WHO द्वारा HIV एंड सिप्सिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए जो है डेनमार्क को प्रमाणित किया गया है। और बांग्लादेश में खसरा के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा किस शहर से भारत और एशिया की भी पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे से। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उभरते हुए क्षेत्र जैसे AI है, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स है, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उनके लिए भविष्य के अनुरूप कौशल विकसित करना है। तो ये भारत की पहली और एशिया की भी पहली यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का शुभारंभ हुआ है। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जनगणना 2027 के लिए शुभंकर जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था विकास और प्रगति। 1 से 7 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा जन औषधि सप्ताह मनाया गया था। सेबी के द्वारा सोशल मीडिया पे जो भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन AI टूल शुरू किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है। इसके अलावा जो है केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल के द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के तहत डिजिटल निगरानी के लिए
सुजलॉन गांव आईडी करके एक डिजिटल आईडी को लॉन्च भी किया गया था। इंडिया पोस्ट के द्वारा 24 स्पीड पोस्ट के पहले चरण की शुरुआत भारत के 6 महानगरों से की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना जो है की गई है और इसको नाम दिया गया है भाबिया। जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान के लिए करने के लिए रीसा नाम से एक प्रीमियम बैंड को लॉन्च किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रारंभ नाम से अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेबेस्टियन सावे के द्वारा लंदन मैराथन 2026 में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा कर दुनिया के पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इनका संबंध है केनिया से। तो केन्या के ये हैं और इन्होंने इस मैराथन को 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड का समय देकर जो है पूरा किया और 2 घंटे से भी कम समय लगाया है और ये दुनिया के पहले एथलीट बन गए। इनसे पहले इस मैराथन को कम समय में पूरा करने का रिकॉर्ड दिवंगत केल्विन किप्टन के नाम था। रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं सरफराज खान। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी का नाम है और इसके अलावा यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले भी सबसे युवा तेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। विराट कोहली के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में ये दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा जो है लद्दाख में जो है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन हुआ था और इसने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे ये मैराथन होता है। दुनिया की पहली क्वाड्रपल एम्प्यूटी तीरंदाज बनी थी पायल नाग। पुरुष और महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी लॉरा कार्डोसो। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी आर वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, केन्या से मैपिंग देखें तो केन्या जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी जो है नैरोबी है, ये कैपिटल है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो है ताना रिवर और दूसरी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो है अथी रिवर। इसके अलावा जो है केन्या महाद्वीप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट किलिमंजारो जो है इसकी लोकेशन यही है और इसके अलावा जो है जो कि बॉर्डर बनाता है केन्या और तंजानिया के बीच, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे लार्जेस्ट जो लेक है लेक विक्टोरिया, उसकी लोकेशन यही है जिसकी सीमा इधर युगांडा, इधर केन्या और इधर तंजानिया से लगती है और इसी से जो है नाइल रिवर जो वर्ल्ड की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है उसका उद्गम जो लेक विक्टोरिया से ही होता है। इसके अलावा जो है सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट माउंटेन है केन्या का, उसका नाम है माउंट एल्गोन, ठीक है। उसके अलावा जो है लेक तुर्काना जो है ये एक डेजर्ट लेक है जो कि केन्या में पाया जाता है और चालवी लेक जो है चालवी डेजर्ट जो है ये केन्या के जो है नॉर्थ पोर्शन में स्थित है। इसके अलावा जो है केन्या से इक्वेटर 0 डिग्री लाइन जो है इक्वेटर यहीं से होकर पास होकर गुजरती है। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो है सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो किया गया एस जयशंकर के द्वारा। तो एस जयशंकर जो है नई दिल्ली में होने वाले चौथे भारतीय अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के लिए ये लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है और ये जो आयोजन है 28 से 31 मई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम रखी गई है एआई स्प्रिट इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म है स्प्रिट का, ठीक है। आई ए से है इंडिया अफ्रीका, स्प्रिट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक, पी फॉर पार्टनरशिप, आई फॉर इनोवेशन, आर फॉर रिसाइलेंस एंड आई फॉर इंक्लूसिव एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें लोगो जो है इसमें जो है शेर को दर्शाया गया है जो भारत और अफ्रीका दोनों के लिए गर्व, साहस और साझा पहचान का प्रतीक है। ये इस तरह का लोगो है, ठीक है। इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये इंडिया है हमारा और ये बीच में आप देखोगे तो ये जो है शेर का फोटो दिखाया गया है, ठीक है। इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2028 का आयोजन स्विट्जरलैंड यूएई में होगा
और इसके अलावा स्विट्जरलैंड में 2027 का होगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की 14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक जो है कैमरून में हुई थी। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा कॉम्स कोप 15 की बैठक में स्ट्राइपेड हाइना के संरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा गया था। और कोम्स सीएमएस कोप 15 की जो बैठक है वो ब्राजील में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे। थाईलैंड में 35 साल बाद वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ का संयुक्त बैठक सम्मेलन किया जाएगा। वन हेल्थ समिट भी जो है फ्रांस में हुआ था। भारत के द्वारा 2028 में कोप 33 की जो मेजबानी करनी थी उसने वो भारत जो है इसको मेजबानी अब नहीं कर रहा, और इसके लिए जो है आधिकारिक रूप से वापसी का जो है भारत ने पत्र भेज के अपनी आधिकारिक जो वापसी है वो अनाउंस किया था। अफ्रीका यूनियन समिट 2026 इथोपिया में संपन्न हुआ है। और अप्रैल 2026 में जो है ब्रिटेन एंड फ्रांस के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन कंपनी रॉकलिंग इंडिया के द्वारा भारत के किस शहर में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ रिसाइकलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है बुलंदशहर में, यूपी के बुलंदशहर में, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इसलिए रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कौन से एरिया में? सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में। ये सुविधा जो है भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा मरीन पॉल्यूशन से निपटने के लिए भारत का पहला टार वॉल्स प्रबंधन मसौदा नियम 2026 पारित किया गया था। भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी अमूल बनी थी जिसने $1 ट्रिलियन का टर्नओवर पार किया था। आयुष मंत्रालय के CCRAS के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान CARI बेंगलुरु बना था जिसे आईएसओ मान्यता प्राप्त हुई थी। विश्व क्वांटम दिवस 2026 के अवसर पर अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया था। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत में पहली बार कैफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। गुजरात के धोलोरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इसको घोषित किया गया है। भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कंकरिया गुजरात बना है। राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लेह लद्दाख में रखी गई है। और देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला भी भुवनेश्वर उड़ीसा में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस देश के द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लाया गया अभी तुर्की के द्वारा। और ऐसा करने वाला पहला कंट्री कौन बना था, कौन देश बना था? वो बना था ऑस्ट्रेलिया, जिसने फर्स्ट टाइम जो है बच्चों पे जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाया था। तो ये अभी ये कानून जो है बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाने के लिए किया गया है। इस कानून के अंतर्गत अकाउंट बनाने पर रोक लगाया जाएगा बच्चों का। अगर कुछ ऐप हैं उनमें एज वेरिफिकेशन कंपलसरी किया गया है। पेरेंटल कंट्रोल दी गई है, कुछ ऐप से जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव तो नहीं हो रहे हैं। और गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो है बच्चों की किस एज ग्रुप के लिए वो डिक्लेयर करना ज़रूरी कर दिया गया है। और अगर कुछ होता है तो कुछ इमरजेंसी होता है तो उस केस में जो कंपनी उसको 1 घंटे के अंदर जो है वो कंटेंट को हटाना होगा। टर्की से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मैपिंग देखें तो टर्की जो है इसके कुछ पोर्शन जो है एशिया महाद्वीप में आता है और कुछ पोर्शन जो है यूरोप महाद्वीप में आता है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये पूरा एशिया महाद्वीप में आता है ये एरिया। और इधर का जो एरिया होता है वो यूरोप महाद्वीप में आता है। तो जो एरिया टर्की का यूरोप महाद्वीप में आता है उसको हम कहते हैं थ्रेस, ठीक है। और टर्की की जो राजधानी है सबसे पहले कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है। उसके बाद इसके माउंटेन पीक की बात करें तो एक है पोंटिंग माउंटेन है और दूसरी है तौरुस माउंटेन। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट अरारत है, ठीक है। इसके अलावा जो लेक वान है इसकी सबसे लार्जेस्ट लेक है। इसकी रिवर की बात करें
एक दूसरा लेक और है, लेक तुज, जो कि जो पूरी तरीके से टर्की के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रिवर की बात करें तो 2 रिवर यहाँ से निकलती है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर, ठीक है? वो यहीं से होके निकलती है। इसके अलावा जो है ये रिवर की बात करें, दूसरा रिवर तीसरा है किजिल इर्माक, जो पूरी तरीके से टर्की के अंदर स्थित है। यहाँ पे जो है टर्की जो है वो बेसिकली तुर्की जो है कुछ एरिया जो एशिया और यूरोप महाद्वीप से जो अलग होती हैं, उसको हम कहते हैं तुर्किश स्टेट। इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, एक तो ड्रैंडियस स्टेट आता है और एक होता है बॉस्फोरस स्टेट और सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा जो है ये पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सी ऑफ मरमरा। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये यहाँ पे लोकेशन है। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है टर्की और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है और सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को जो है कनेक्ट करती है। इसी तरह ड्रैंड्रियस स्ट्रेट है, डैंड्रियस स्टेट की लोकेशन यहाँ पे है। ये सी ऑफ मरमरा और एगियन सी इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचे हैं? तो ये पहुंचे उज्बेकिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ठीक है, एससीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आधारशिला 2001 में रखी गई थी। इसकी ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले ये संघाई 5 के नाम से 1996 में शुरू किया गया था, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान थी। फिर बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया और इसको नाम दिया गया संघाई 5 से एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेंबर स्टेट की बात करें तो है चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें जो है अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली ये जो है ये काम करता है कि जो म्यूचुअल ट्रस्ट और गुड नेबरिंग को प्रमोट करना और इकोनॉमी, ट्रेड, एनर्जी, कल्चरल ये सब को प्रमोट करने का काम करता है। इसके अलावा जो है इसके स्ट्रक्चर में हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होती है जो कि डिसीजन लेने की बॉडी होती है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होती है जो इकोनॉमिक के लिए होती है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन पॉलिसी को देखती है और एससीओ सेक्रेटरीट होता है जिसकी लोकेटेड है बीजिंग चाइना में, और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ताशकेंट उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर भी होते हैं। ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। डायलॉग में जो अर्मेनिया और बहुत सारी कंट्री हैं जिसका मैं यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में आया दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। तो अभी बेसिकली मामला ये आया है अभी चर्चे में क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, खास करके जो राघव चड्ढा हैं, इन्होंने जो है भाजपा में शामिल हुए हैं और ये आम आदमी पार्टी से जो राघव चड्ढा हैं अपने साथ जो है कम से कम 7 राज्यसभा सांसद को लेकर जो है अभी इनके द्वारा ये कहा गया है, दावा किया गया है कि उनके साथ 7 राज्यसभा सांसद है जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के मतलब उनके जो राघव चड्ढा जो है उन्होंने तो बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ जो है उनका है मत है कि उनके साथ जो है 7 राज्यसभा सांसद आप नेता के उनका समर्थन है। तो अगर उनको ये 7 राज्यसभा के सांसद उनके साथ हैं, तो राज्यसभा में आम आदमी की पार्टी जो है उनके सांसदों की संख्या 10 है जिसमें से 7 तो उनके साथ ही है। तो मतलब 2/3 से अधिक हिस्सा जो है वो राज्यसभा जो है राघव चड्ढा के साथ है। तो ये जो है दल विदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी ये कहा जा रहा है या इसमें अगर ये चीज़ हो रहा है तो क्या पार्टी का विलय माना जाएगा या दल बदल माना जाएगा? सबसे पहले बताती हूँ कि दल बदल विरोधी कानून बेसिकली पहले है क्या? ये जो है 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लागू किया गया था, जिससे जो निर्वाचित सदस्य जो कि इलेक्ट होते हैं, सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उनको राजनीतिक लाभ के कारण अपनी पार्टियां बदलने से रोकने के लिए ये कानून लाया गया था और इसको 10वीं शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था
52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो अगर कोई पार्टी किस आधार पे उसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उसके योग्य नहीं रहेगा, किस आधार पे उसको अयोग्य ठहराया जाता है, उसके लिए कुछ नियम है। जैसे अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वो अयोग्य कहलाएगा। इसी के अलावा यदि वो सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, ठीक है, जो वोटिंग होती है उसके अपने पार्टी के विरुद्ध करता है, तो भी जो है वो अयोग्य ठहराया जाता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो किसी दल से नहीं चुना गया फिर भी वो चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, उस आधार पे भी वो जो है अयोग्य ठहराया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो उसे कानूनी रूप से विलय माना जाता है और उन पर अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कहें तो अगर बताइए इतने सारे सदस्य अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनको अयोग्य ठहराया जाएगा, लेकिन इस केस में अयोग्य तब नहीं ठहराया जाएगा जब किसी पार्टी के, जैसे आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य जो है राज्यसभा में थे जिसमें से 7 जो है बीजेपी में ऐड हो रहे हैं, तो 2/3 सदस्य से ज़्यादा लोग तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जब इतने लोग शामिल होते हैं तो इसको इस केस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, बल्कि ये माना जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो किसमें जाके मिल गई है, बीजेपी में। तो इसमें जो अयोग्यता का अधिकार लेने का जो निर्णय लेने का अधिकार है, वो अंतिम निर्णय जो है सदन के अध्यक्ष, चेयरमैन या स्पीकर के पास होता है, ठीक है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट देखें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जो है ये ऐड किया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐड किया गया था। इसके अलावा पार्लियामेंट को जो है स्टेट लिस्ट पे जो है लॉ बनाने का पावर दिया गया था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 249 में और 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था इसी के थ्रू। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत जो है स्टेट को जो है रीऑर्गेनाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और नया स्टेट और नए यूटी का गठन किया गया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो है ये पावर दिया गया था, सॉरी, पार्लियामेंट को पावर दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को जो है चेंज कर सकती है। और इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है मजबूत बनाया गया था। इसके अलावा प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जिसका उल्लेख पार्ट 14A में है उसको ऐड किया गया था। और इसके अलावा जो है डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स को एक्सटेंड किया गया था। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है फंडामेंटल राइट को जो है रिस्टोर किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 300A, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल प्रियम्बल में ऐड किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया था। 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1992 में म्यूनसिपालिटी को जो है ऐड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत जीएसटी जीएसटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 279A, और जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया अंडर आर्टिकल 279A। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया था इन गवर्नमेंट और इन एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा 105 अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में दिया गया था, ठीक है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये रखी गई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आज का क्वेश्चन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर कॉन्क्लेव में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, जिसका ऑप्शन है जोगिनपल्ली संतोष कुमार, रिद्धिमा पांडे, आदित्य मुखर्जी और जादव पायंग, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका जो क्विज है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा।
तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।